वाह, फाइन। ये अलग तरीके से गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अकाउंट्स पेबल हमने लिया था, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस। ये हमने स्टडी कर लिया था कि लिक्विडिटी में कैसे हम पेमेंट को डिले करेंगे। क्या करेंगे? तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी अगर आप पेमेंट क्या करेंगे? डिले करेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा, ट्रेड डिस्काउंट्स आपको जो वो मिलने चाहिए, सेटलमेंट डिस्काउंट्स वगैरह, वो नहीं मिलेंगे। इस कारण से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, राइट? सो ये हमने अब एक फॉर्मूला हमने डिस्कस करा है, एनुअल बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट is 1 plus discount upon amount let to pay to the power number of period minus 1, जहां पे नंबर ऑफ पीरियड्स जो है डेज, वीक्स या मंथ्स में जो भी निकालें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज या वीक या मंथ अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड। इस फॉर्मूले को मैंने आपको समझाया था कि ये बेसिकली आपका कहां से आया है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आया है। कहां से आया है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। A is equals to P into 1 plus R की पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A into A is equals to कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into 1 plus R की पावर n minus 1। यानी ये वहीं से बैठा है फॉर्मूला आपका, क्योंकि जो डिस्काउंट हम लेते हैं रिसीवल में, हम देते हैं रिसीवल में और पेबल में लेते हैं, तो हम अब यहां देखते हैं कि क्या हम ये डिस्काउंट अवेल करें या नहीं करें, राइट फ्रेंड्स? सो तो एक्सेल की फाइल हो गई, ये पीपीटी हो गई, वो कहाँ चला गया? बुक। और दबा के रखो, टैप कर दबा के टैप दबाइए। यस फ्रेंड्स, 275 290। हाँ जी, क्या हमने TYU 4 कर लिया था? TYU 5 करना है, राइट? लाइए TYU 5 क्या बोल रहे हैं? One supplier has offered a discount to box company of 2% on an invoice for 2% का वो आपको क्या दे रहा है? डिस्काउंट 7500 की इनवॉइस पे। वो भी कब? इफ पेमेंट इज मेड विद इन रादर देन, यानी 2 महीने अर्लियर, 2 महीने अर्लियर। इफ बॉक्स ओवरड्राफ्ट रेट इज per year, is it financially worthwhile for them to accept the discount and pay? भाई अगर आपको जल्दी पेमेंट देना है तो आपको बैंक से फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? अब दोस्तों ओवरड्राफ्ट रेट 10% है, क्या है? हम ये देखेंगे हमारी एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। क्या चीज? और जो एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। 1 annual benefit of discount is equals to 1 plus
डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेट टू पे। लाइए जी, TYU 5 बोलिए। 1 प्लस, अब जरा डिस्काउंट कितना है आपका 2, डिवाइड किसका लगाएंगे 98। 98 क्यों? 100 में से 2 घट जाएगा तो बचा हुआ कितना है 98। उसी पर तो आपकी एनुअलाइज रेट होगी। सो फॉर्मूला देखते जाइए आप। 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेट टू पे की पावर नंबर ऑफ पीरियड। अब नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने के लिए बच्चों नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे निकलेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 2। 2 कहां से आया? पहले 3 मंथ था, अब 30 दिन में ही पैसा देना है तो 2 महीने पहले देने हैं, तो वो 2 महीने, तो ऐसी साइकिल 6 बार घूमेगी, तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 6 बार। सो पावर 6 माइनस 1। गॉट इट? ये मेरी एनुअलाइज रेट। अब मैं इसको, ये तो फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं कि आपको याद रहे कि मैंने क्या किया है। अब मैं इसको उसमें कर देता हूं, 1 प्लस 2 बाय 98 ब्रैकेट क्लोज पावर 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। अब ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस कम्स टू 12.89%, लगभग 13% मान लें। दिस इंटू 100, इसको लगभग हम 13% मान लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, let me check the rate. TYU 5? Yes, sir. देखो कितना आ रहा है आंसर, 12.88। 12.88। यार इसका प्रेजेंटेशन भी देख लें और हमारा भी देख लें। अच्छा, ओवरड्राफ्ट रेट क्या थी? 10%। एक बात बताओ, आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 2% नहीं, एनुअलाइज डिस्काउंट क्या है? अब तुम बताओ ये 12.8 कैसे आ रहा है? 2 2 2 कितनी बार? 6 बार। बट वो कंपाउंडिंग फैक्टर लग रहा है, इसलिए वो 12 नहीं हो रहा, वो 12.88 हो रहा है। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया कि वो फॉर्मूला कहां से बना। मैंने रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी समझाई थी बात आप लोगों को, अगर आपने लेक्चर देखा है तो, जब पहला लेक्चर लिया था, कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। क्या है ये? इसलिए 2% 6 बार मिलेगा तो 12 नहीं होगा। जो पहला 2% है उसका इंपैक्ट अगले 10 महीने का आएगा, जो अगला 2% है उसका 8 महीने, अगला 2 है उसका 6 महीने। तो एक्चुअल में रेट कितनी बढ़ जाएगी? 12.88। लॉजिक क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। तो अब एक बात बताएं, बैंक से आप पैसा उठाओगे, बैंक रेट क्या है? 10%। तो 10% ब्याज पे पैसा ले आओ ना, क्योंकि आपको फायदा कितना हो रहा है? 12. फायदा हो रहा है ना 12.88। अच्छा, ये अपन कहानी अगर वहां लेते, कहां पे? रिज्यूल, तो आंसर उल्टा होता। बताओ क्यों? अगर वहां 12.88 तो हम क्या बोलते? क्योंकि वहां हमें पे करना था। तो आपको रिसीवेबल और पेबल का फॉर्मूला एक ही है, बट फाइनल आंसर देने में आपको क्या करना है? चेंज करना है इंटरप्रिटेशन। वहां पर
अगर रेट जैसे ये आया 12.88, रेट कितनी है 10, तो हम क्या बोलेंगे, इट वुड बी चीपर टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक टू पे अर्ली एंड एक्सेप्ट द डिस्काउंट। बोले भैया डिस्काउंट ले लो। लेकिन ये अगर मान लो क्वेश्चन किसका होता, हमें देना होता, तो हम कहते नहीं देना है, डिस्काउंट मत लो, मत दो, हाँ या ना। अब जरा सर आपने एनुअलाइज रेट की जगह अमाउंट से भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आपको मैंने अमाउंट से निकालना भी सिखाया था कि कंपेयर कर लो अमाउंट। देखो जरा आगे अपनी वाली बात पर ही, बिना किसके, बिना एनुअलाइज रेट के अमाउंट से किस किस को याद आया कि हाँ सर आपने सिखाया था? एक क्वेश्चन में तो करना ही पड़ा था, मैंने कहा था जब वो पार्शियल होगा क्या होगा, सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिस्काउंट, तो फिर आपको अमाउंट से ही करना पड़ेगा। देखो 7,500 पे आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2%, कितना हो गया 150, हाँ दो। अब अगर आप सेविंग की बात करते हो, पहले आपका 7,500 रुपए फंसा रहता था 10%, कितनी 3 महीने के लिए, हाँ या ना? और अगर आप मैं फिर बोल रहा हूं, आप 7,500 रुपए 3 महीने फंसा कर बैठे हो टेबल के, हर्षवर्धन मैं 7,500 3 महीने तक फंसा कर बैठा हूं, ये बोलो आप तो मैं 7,500 पे 10% से 3 महीने का ब्याज कमा रहा हूं, फंसा के बैठा हूं मतलब ब्याज कमा रहा हूं, कितना कमा रहा हूं 187.15। लेकिन अब अगर मैं 2 महीने पहले ही पैसा दे दूंगा, कितने महीने पहले, तो मेरा पैसा 1 महीने ही फंसा रहेगा, मतलब मैं 1 महीने ही फंसा पाऊंगा। लेकिन 1 महीने में 7,500 नहीं फंसा पाऊंगा, 1 महीने में मैं सिर्फ कितना फंसा पाऊंगा 7,350। 7,000, कारण क्या है, 2% का तो क्या है डिस्काउंट है, तो 7,350 इंटू 10% इंटू 1/12, यही सिखाया था ना मैंने आपको रिसीवल के अंदर भी, कि नेट लेंगे, क्या लेंगे नेट। तो 150 हटा दो उसमें से, 10% 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट आ गया 61 पॉइंट। तो भैया जी वैसे तो आप 3 महीने का पैसा फंसा के ब्याज 187.5 कमा रहे थे, तभी वर्ड लिख रहा है सेविंग, क्या बोल रहा है ये, ओवरड्राफ्ट फी सेव इफ डिस्काउंट नॉट एक्सेप्टेड, सही है ना। 3 महीने तक आपने पैसा फंसा के रखा, तो आपने ओवरड्राफ्ट का पैसा कम यूज करा, तो पैसा बचाया, कितना बचाया 187.5। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट लिया तो भी आपने कुछ पैसा तो फंसा के रखा, कितना पैसा फंसा के रखा 7,350, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, रेट कितनी 10%, अमाउंट कितना आया 61.25, तो नेट आपकी सेविंग कितनी है 126.25। ये तो सिर्फ ब्याज की सेविंग हो गई, किसकी, लेकिन इसके बदले आपको डिस्काउंट क्या करना पड़ रहा है 150 का मिल रहा है। भाई सेविंग का नुकसान कितना हो रहा है, सेविंग का नुकसान कितना हो रहा है, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, सेविंग का नुकसान कितना हो रहा है 126.25। ये तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूं। और नेट सेविंग कितनी हो रही है, बोले 150 माइनस दिस 23.75, तो इट इज वर्थ एक्सेप्टिंग द डिस्काउंट। सो देयर आर 2 मेथड्स, मैं हमेशा पहला मेथड ही आपको फॉलो करने के लिए कहता हूं, कौन सा वाला, जब तक आपसे वो एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं मांगे, क्या नहीं मांगे, तब तक आपको एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं निकालना है। क्या आप समझ गए? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि सारे के सारे पेबल हमको तैयार नहीं है डिस्काउंट देने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि सिर्फ 40% ही तैयार है, तो फिर वहां एनुअलाइज रेट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं। आई होप समझ गए, यहां समझ गए आप। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पेबल के लिए था, किसके लिए, यही चीज रिसीवेबल के लिए होती तो ये मामला उल्टा हो जाता, हम क्या कहते डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सेम यही कैलकुलेशन करते। कौन सी वाली सुनो, अब हमारे रिसीवेबल 3 महीने में पैसा आता है, तो हमारा पैसा 3 महीने फंसा रहता है, कितना 7,500।
उस पर हमारा ब्याज कितना लगा हुआ होता है? 10%। कितने महीने तक? 3 महीने तक। यानी हमारा कितना ब्याज लगता? 187.5। वहां पे ब्याज लगता, यहाँ पर हम कहते हैं ब्याज बचेगा। बात बिल्कुल सॉरी रिवर्स हो जाएगी। फिर अगर हमारे रिसीवेबल को हमने कहा कि तुम हमें 1 महीने बाद ही पैसा दे दो, 1 महीने बाद ही, तो भी हमारा पैसा 1 महीने तो फंसा रहा, हाँ या ना? बट उसके बदले हमें डिस्काउंट देना पड़ा। कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 150 का, यानी 150 रुपए हमें देने पड़े, राइट? फिर वो इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे और बोल देंगे भैया नहीं, हमें तो डिस्काउंट नहीं देना है। अगर ये रिसीवेबल होता तो बस रिसीवेबल और पेबल में सिर्फ ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और एनुअलाइज रेट से भी आप कर तो सकते ही थे। किससे? जो आपने कर लिया। आ गया समझ में? TYU6 देखिए जरा। वर्क आउट द इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग credit terms. 1.75% discount for payment within. Alternatively, full payment must be made within. बच्चों इस क्वेश्चन में एनालाइज रेट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? मांगी है इसलिए। हाँ या ना? नहीं, नहीं मांगी है, नहीं मांगी। एनुअल कॉस्ट मांगी। क्या मांगी है? ठीक है। अल्टरनेटिवली फुल पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 8 वीक्स ऑफ इनवॉइस। अच्छा, अजम्पशन क्या मांग रहा है? मान रहा है 50 सप्ताह है। अब आप समझो, 8 की जगह कितने सप्ताह? अच्छा, नीचे बोल भी दिया कंसीडर $100 इनवॉइस, क्योंकि इस क्वेश्चन में अमाउंट नहीं था ना। क्या नहीं था? तो इसलिए मैंने लाइन नीचे पढ़ी नहीं थी। कौन सी वाली? तो फिर तो एनुअलाइज रेट निकालते। क्या निकालते? और एनुअलाइज, अच्छा दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एनुअलाइज रेट से कर सकते हैं और एक अमाउंट से कर सकते हैं। अमाउंट वाला आसान लगा होगा। कौन सा वाला? एनुअलाइज रेट वाले में क्या फॉर्मूला लगाना है और क्या है? सो $100। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अपन तो एनुअलाइज रेट से करते हैं। किससे करते हैं? एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट। सिंस पिछला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, सिंस कॉस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट इज हाउ मच? 10%, where rate of discount is 12.89. So we will pay the suppliers in 1 month instead of अच्छा, लैंग्वेज समझ आ गई आपको ये वाली? इंस्टेड ऑफ 3 months. ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेट, हाँ जी, ऑल्टरनेट में हम क्या बोलेंगे? लॉस्ट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट। लॉस्ट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट, उसके लिए क्या करोगे आप? 7,500 इंटू 10% इंटू 3/12। हाँ भरते जाओ यार। 7,500 इंटू 10% इंटू 3/12। लॉस ऑफ सेविंग बोल रहा हूं। हाँ, अब क्या करूंगा? 7,350
into 10% into 3 into 1 by 12 यानी 7350 into 10% into 1 by 12. So मेरा जो लॉस्ट ऑफ सेविंग है वो कितनी है? दिस इज लॉस्ट ऑफ, 126.24. अरे भाई ये हो गई कॉस्ट, ये क्या हो गई? कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा जी, फिर क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, हाउ मच? 150। अब तो अच्छा लगा आपको, अब समझ में आ गया अच्छे से। सो डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर कितना आपका? 150। सो सिंस नेट saving if discount offer of supplier accepted, 150 माइनस ये तरीका नंबर 2 हो गया 23.75। खत्म बात। हाँ भरो, आगे बढ़ जाते। TYU2 TY सॉरी 6 बच्चों, यहाँ पे भी एनुलाइज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो सबसे पहले तो अपन नंबर ऑफ पीरियड्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ, पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीरियड्स जो थे वो क्या थे? 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। समझ गए? 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। अच्छा, इधर नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाएंगे बताइए? 50। 50 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 ना, 3। बोलो भाई कितना आ गया? 10। नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए? 10। हाँ या ना? अब क्या करेंगे? 1 प्लस डिस्काउंट 1.7% था ना, तो 1.75 डिवाइडेड बाय 98.25 ब्रैकेट क्लोज पावर 10 माइनस 1। आई होप सबको समझ में आ गई बात। अब अपन इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर होगा नहीं है शायद। 1 प्लस 1.75 1.75 divided by 98.25 ब्रैकेट क्लोज पावर 10 माइ पावर 10 करने के बाद पावर की जगह इनटू हो गया यार। पावर 10 फिर -1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ओहो, इसमें ये दिक्कत है, ये इक्वल टू कैसे लगाऊंगा यहाँ? डबल टैप कर दो तो अंदर घुस जाएगा। हाँ, डबल टैप कर दो इसलिए तो अंदर घुस जाएगा। अरे वाह यार, वेरी गुड। कितना आ गया ये? दिस इंटू 100 19.31% हो गया। अच्छा, ये क्या हो गई आपकी? एनुअलाइज्ड रेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट इस क्वेश्चन में 10 है क्या?
नहीं, सिर्फ यही मांगा था, खत्म। कंपैरिजन करना ही नहीं है, कंपैरिजन करना ही। लो साहब, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया हमारा। कितना आ गया? 19 पॉइंट डिलीट। सो अब जरा चेक कर लें इसको। ये क्या हो गया? छठा क्वेश्चन था, ठीक है। इसने अप्रॉक्स कर दिया 19.5%। कितना कर दिया? और हमारा कितना आ रहा था वो? ठीक है, चलेगा। समझ गया क्यों अप्रॉक्स? वो ऊपर जो वैल्यू आई ना अपनी 1.75, उसने उसको 1.8 कर दिया। अच्छा, आप चिंता मत करना, एग्जाम में आपके नंबर नहीं काटेगा ये अप्रोक्सीमेशन के कारण, कभी नहीं काटेगा। सो वो जब अपन 1.75 में डिवाइड लगाएंगे 98.25 का, तो वो क्या आएगा? 0.0178। तो उसने उसको अप्रॉक्स कर दिया क्या? 0.018 कर दिया उसने। इस कारण से आंसर में फर्क आ गया। बट अपने को तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं है जी। चलिए, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब जो है ये थ्योरी पोर्शन है। इसकी हम सिर्फ एक रीडिंग ले लेते हैं, इसकी मैंने पावर पॉइंट नहीं बनाई है। ट्रेड पेबल। अंडर ट्रेड क्रेडिट अ फर्म इज एबल टू ऑब्टेन गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर विदाउट इमीडिएट पेमेंट। सही बात है ना? द सप्लायर एक्सेप्टिंग दैट द फर्म विल पे एट अ trade credit period vary from industry to, and each industry will have what is a generally accepted norm. हर इंडस्ट्री का अपना अपना पीरियड होता है, वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। विच वुड बी फ्रॉम 7 days अपवर्ड, जनरली 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 75 दिन, ऐसे होते हैं। The usual term of credit range from 4 weeks to the period between the date of purchase and end of the month following the month of purchase. बोले यूजुअली तो 4 सप्ताह या 30 दिन के आसपास होता है। However, considerable scope for flexibility exists and longer credit period are sometimes offered, particularly where the type of business activity require a long period to convert material into sellable product. अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं खरीदता हूं, उसे प्रोसेस करता हूं, बनाता हूं और बेचता हूं, और बेच के जो पैसा आता है, ये पीरियड अगर मेरा लंबा है, तो जनरली मैं जो रॉ मटेरियल लाऊंगा, मैं चाहूंगा मेरी क्रेडिट पीरियड ज्यादा से ज्यादा हो। ये बात समझ में आ गई? जनरली ऐसा होता है। सो the proportion of firm supplier will normally offer early settlement discount, which should be taken up where possible by ensuring prompt payment within the specified term where settlement discount is allowed. बिल्कुल, हमें वो क्या करते हैं? सेटलमेंट डिस्काउंट देते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट अगर हम लेते हैं तो हमें फायदा होता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। बट हमें वही कंपैरिजन करना पड़ता है कि फायदा कितना है और अर्ली पेमेंट करने की कॉस्ट कितनी लग रही है। तो वही वाली बात जो हमने अभी अभी 2 क्वेश्चन करे, 5th और 6th, उसी चीज को रिपीट कर रहा है। लेकिन however, if the firm is short of fund, अगर फर्म क्या है, it might wish to make maximum use of credit period allowed by supplier regardless of the settlement discount. जब पैसे ही नहीं है, कहीं से ब्याज से पैसा मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, कहां से दोगे आप? है ही नहीं भाई देने के लिए पैसा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, और है भी तो सारी यूज कर रखी है, तो पैसा कहां से दोगे? फिर तो लंबा से लंबा पीरियड मिले तो ही अच्छा है। हाँ या ना?
It can be a mistake to reduce working capital by holding on to greater money for a longer period. But बोले ज्यादा लंबा समय होल्ड करवाना अच्छी बात नहीं है, हाँ या ना? क्योंकि लंबा पीरियड अगर आपने उनको होल्ड करवाया तो आपकी गुडविल खराब होगी, राइट? आगे से वो आपको महंगा माल देंगे। पढ़ लिया था अपन ने ये सब, उसी को ये रिपीट कर रहा है। This would could affect the supplier willingness to supply good and raw material and cause further embarrassment to the firm. Favorable credit terms are one of several factors that influence the choice of a supplier. सही बात है ना? Furthermore, the fact of accepting settlement discount has an opportunity cost. Settlement discount अगर आप लेते हो तो उसकी कोई opportunity cost होती है, जैसा अभी अपन ने पढ़ा था, interest foregone, interest saving in interest foregone, ब्याज की बचत कम हो गई क्योंकि आपको पैसा जल्दी देना पड़ गया। पैसा देना पड़ गया तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया वहां पर जल्दी। जो पैसा 3 महीने में जाता था वो अब कितने महीने में जा रहा है? 1 महीने में, हाँ या ना? और जा भी कितना रहा है? पूरा नहीं जा रहा, कम जा रहा है, डिस्काउंट काटने के बाद वाला, इसलिए वो लेते नेट करके। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से यार? चलो भाई खत्म। सो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज पढ़ रहे हैं, थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, बट समझा दें। जब हम गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं हमारी कंट्री के बाहर या बाहर से, यानी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होने पर, तो उसमें कुछ नई बातें और जुड़ जाती हैं। सबसे पहली बात तो कस्टमर को हम जानते नहीं है, राइट? देखो, अगर बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा अच्छा बड़ा है तब तो आप वहां पर भी जाकर कस्टमर को मिल सकते हो या उन्हें यहाँ बुला सकते हो, राइट? लेकिन अगर बिजनेस का साइज मीडियम है या स्मॉल है तो आपके लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कस्टमर के पास फिजिकली विजिट करो। जनरली उस समय फिर दिक्कतें आती हैं। तो रास्ते क्या हैं? अकाउंट्स में भी पढ़े थे हमने, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स ले लेते हैं, बैंकों से गारंटियां ले लेते हैं, इनवॉइस तभी भेजते हैं जब वो पैसा वहां से श्योर हो जाता है, माल हम यहां से तभी डिस्पैच करते हैं जब वहां का बैंकर सिग्नल दे देता है। कुछ याद आया होगा? चलो अभी पढ़ लेंगे। सो ओवरसीज अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल ब्रिंग एडिशनल रिस्क दैट नीड टू बी, ओवरसीज समझ गए ना? बाहर से, बाहर के रिसीवेबल या बाहर के पेबल, दोनों में रिस्क है आपके पास। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क क्या बोला मैंने? किस नाम से जानोगे इसको आप? ये वो रिस्क है जो आपने एक्सपोर्ट किया, क्या करा? गुड्स बेचा, सेल किया, तो ये रिस्क पैदा हो जाती है। फेलियर या डिले इन कलेक्टिंग पेमेंट ड्यू फ्रॉम, हाँ या ना? ये तो एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क कब पैदा होती है? जब अपन माल बेचते हैं। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कब पैदा होती है? जब हम माल खरीदते हैं और पेमेंट देना होता है। एक बात आपको फिर समझा दूं मैं, सब लोगों ने एफआर पढ़ा हुआ है। अगर मैंने मेरे सप्लायर को ये कहा कि मैं आपका पेमेंट आपकी करेंसी में दूंगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होती है। अगर मैंने कहा मैं मेरा पेमेंट मेरी करेंसी में ही दूंगा, होम करेंसी में पैसा देना या होम करेंसी में पैसा लेना, तो कभी भी फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क नहीं होती है। याद आ गया? फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क कब होती है? फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क कब होती है? जब आप उस सप्लायर की करेंसी में पैसा देने की बात करते हो या उस कस्टमर की करेंसी में पैसा लेने की बात करते हो। ठीक, हाँ या ना? तो एक बात बताऊं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क दोनों जगह आएगी, रिसीवेबल में भी आएगी और एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क सिर्फ किस में आएगी? रिसीवेबल में। हाँ भर दो। इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 13 कल ही पढ़ाऊंगा, 10th नहीं पढ़ाऊंगा, अब सीधा स्विच ओवर हो जाऊंगा किसके ऊपर? 13।
कैश मैनेजमेंट ऑनलाइन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड है ना, वो इसलिए पढ़ाऊंगा। रिस्क ऑफ सिर्फ वही पढ़ाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या पढ़ाएगा, तो वो पढ़ लेते चैप्टर, इसलिए चैप्टर 13 पढ़ा रहा हूं पहले। रिस्क ऑफ ओवरसीज ट्रेड, अब क्या है, खत्म। ओवरसीज ट्रेड, माल बेचने में दो तरह की रिस्क हो गई। कौन कौन सी रिस्क हो गई? एक्सपोर्ट क्रेडिट और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रिस्क कब होगी? कब होगी? जब आपने ये कंसीडर करा कि आप पैसा फॉरेन करेंसी में लेंगे। किस में लेंगे? वरना नहीं होगी। With all of the basic management principle and technique discussed so far apply equally to overseas receivable payable, there are additional risks. तो ये दोनों एडिशनल रिस्क समझ में आ गई है आपको? बोलो हाँ। Possible causes of loss from export credit risk which apply to all export trade of whatever size include the following. क्या भैया? Liquidity or insolvency of customer, bankruptcy or failure of a bank in the remittance chain. कस्टमर फेल हो जाए, जिस बैंक से पैसा आना है वो बैंक फेल हो जाए, राइट? रेमिटेंस चैनल खराब हो, क्या हो? रेमिटेंस चैनल खराब हो जाए। तो उसमें क्या होता है, बीच में मीडिएटर्स होते हैं ना, वो मीडिएटर लेके पैसा भाग जाते हैं कई बार। तो पुअरली स्पेसिफाइड रेमिटेंस चैनल। फिर इनकन्वर्टिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स करेंसी, समझ गया क्या चीज? अरे आपने पैसा ले लिया मान लो पाकिस्तानी रुपीस में, कन्वर्ट ही नहीं हो रहा वो, इसीलिए तो डॉलर, पाउंड, यूरो, ये वो करेंसी, दिनार, यान, यान नहीं है वो, क्या है ये? जापान की क्या है? जापान की येन है। तो चाइना की क्या है? युआन। जापान की सॉरी, चाइना की युआन, जापान की येन। दरहम, ठीक है ना? तो अब आप ऐसी करेंसी लेकर आ गए जो करेंसी कन्वर्टेबल ही नहीं है, तो वो रिस्क और हो जाती है अगर ले लेते हैं तो। और एक रिस्क हमेशा बनी रहती है, पॉलिटिकल रिस्क। कौन सी रिस्क? अब देख लो ना, ट्रम्प को रोज परेशान कर रहा है, पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है उसने। सुन रहे हो ना ट्रम्प का कांड? सुन रहे हो कि ना सुन रहे हो? यूएसए वाला, अरे किसी को पता भी नहीं ट्रम्प का कांड। ट्रेड क्रेडिट वो लगा रहा है वो। अगर आपको वो क्या चाह रहा है, यूएसए के अंदर जो है लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करें। तो अभी पूरे दुनिया को उसने हिला के रखा हुआ है, शेयर मार्केट को परेशान कर रखा है उसने। समझ ही नहीं पा रहे लोग बात कि क्या करेगा वो। एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन फिर पलट जाता है। वो तो ही शुरू से ऐसा ही है, चाइना के साथ उसका चल ही रहा है। तो ट्रंप ने अभी 50% की टैरिफ लगाई है। क्या लगाई है? 125% की टैरिफ लगा रहा है, 200% की टैरिफ लगा रहा है। तो भैया बोले अगर आपको हमें माल बेचना है तो टैरिफ लगा, तो हम कम भी लगाएंगे। तो इंडियन जाके बैठे हुए इंडियन एम्बेसी में जाके, यहाँ से भैया नहीं, अभी चल रही है नेगोशिएशन, चल रहे हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया से थोड़ा वो क्या है, फ्रेंडली है, थोड़ा फ्रेंडली है। उसका कारण है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसका सबसे बड़ा मार्केट कौन है? इंडिया। इंडिया में उतना मैन्युफैक्चरिंग है नहीं जितना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। तो चाइना के साथ वो झगड़ा कर रहा है, बट उतना तो कर नहीं सकता, फिर भी ठीक है। तो पॉलिटिकल रिस्क। तो आपको ये एक्सपोर्ट होने पे ये वाली रिस्क समझ में आ गई। कस्टमर का इंसॉल्वेंट होना, जो बीच में बैंक रेमिटेंस चैनल में बैंक्रप्सी आ जाना, किसकी? रेमिटर की। या आपका रेमिटेंस चैनल ही क्या होना, खराब होना। या कस्टमर की करेंसी इनकन्वर्टेबल होना। और पॉलिटिकल रिस्क, हाँ या ना? अब एक्सपोर्टर जो है अपने आप को बचा सकता है इन सबसे। इन सबसे कैसे? इंडिया में भी यूएसए में भी दोनों जगह वो क्या कर दे,
यूज बैंक्स इन बोथ कंट्रीज टू एक्ट एज द कलेक्टिंग चैनल। मैंने बता ही दिया, बैंक के थ्रू काम करो जो भी करना है। किसके थ्रू? और आईएलसी ले लो। क्या ले लो? आईएलसी क्या होती है? इंटरनेशनल लेटर ऑफ क्रेडिट। आईएलसी क्या होती है? इंटरनेशनल लेटर ऑफ, आप माल बेचते हो, आपके पास बैंकर की तरफ नो डाउट उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बट आपको एक आईएलसी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पैसा आपके पास आ जाता है। रिक्वायर द आईएलसी टू बी कंफर्म इफेक्टिवली गारंटेड, बोलिए मैंने, गारंटी दी जाती है बाय अ बैंक इन द एक्सपोर्टर करेंसी। दिस मेक्स द आईएलसी अ कंफर्म्ड आईएलसी। ऑब्टेन सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी, बैंक से गारंटियां ले लो, लोकल फाइनेंस मिनिस्ट्री से कर लो, राइट। फिर एक होता है हमारे इंडिया में चलता है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर, उसका इंश्योरेंस होता है। ईसीजीसी गारंटी क्या चीज? ऐसे हर कंट्री में होती है। तो एक्सपोर्ट कवर ले लो, एक्सपोर्ट क्रेडिट कवर, माल बेचते हैं ना उधार में, तो उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। सो टेक आउट एक्सपोर्ट क्रेडिट कवर। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? ईसीजीसी, और एक होता है डीआईसीजीसी। दो तरह की गारंटीज होती हैं, समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो आप अपना इंश्योरेंस ले रहे हो। क्या ले रहे हो? use an intermediary such as confirming export finance, factoring or forfeiting house to handle the problem on their behalf। समझ गए? उनको अपॉइंट कर लो यार, ज्यादा अच्छा है, वो निपटते रहेंगे। अब यार हम कहाँ उसके लॉ वॉ रेगुलेशन समझते हैं। काम करो, यूएसए में एक बंदा पकड़ो, एक कौन सा या तो फैक्टर पकड़ लो या फोरफिटिंग हाउस पकड़ लो। क्या पकड़ लो? फोरफिटिंग हाउस नाम है। None of these devices will enable the exporter to escape from certain hard facts of life। चाहे कितना ही कर लो, फिर भी उसके बाद भी बोले आपने ये सब कर भी लिया, आईएलसी ले ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं। पहला क्या है? द नीड टू अवॉइड गिविंग क्रेडिट टू अनवर्थली कस्टमर। वीक कस्टमर कैन नॉट ऑब्टेन एन एलआईसी फ्रॉम द ओन बैंक। जो वीक कस्टमर होगा उसको एलआईसी मिलेगी नहीं। क्या नहीं मिलेगी? आईएलसी, सॉरी, क्या नहीं मिलेगी? आईएलसी। नॉर वुड दे बी क्लियर्ड फॉर क्रेडिट बाय अ क्रेडिट इंश्योरर और इंटरमीडिएटरी। यानी आप जिन कस्टमर को माल बेचने जा रहे हो, अगर वो वीक होगा तो वो आपको आईएलसी दे ही नहीं पाएगा। देखो, एक जगह आपको लेनी पड़ती है, एक जगह आपको आईएलसी देनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर? आईएलसी लेते कब हो आप? बैंक से जब आप सप्लाई करते हो, राइट। जब आप सप्लाई लेते हो, सॉरी, जब सप्लाई, क्योंकि वो आपसे मांगेगा ना कि आप श्योर करो कि आप पैसा दे दोगे। ठीक है ना? दोनों तरह की चलेंगी। चलिए, द नीड टू नेगोशिएट सिक्योर पेमेंट टर्म्स। द नीड टू नेगोशिएट प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म विच कस्टमर डू नॉट फाइंड कंजीनियल, मतलब फायदेमंद। एंड आईएलसी कैन स्पेशली आईएलसी आर कॉस्टली टू। अरे इस पे ब्याज बट्टे खूब लगते हैं, बहुत पैसा लगता है इसके ऊपर लेने पर। And restrict their flexibility if they are short of cash at the end of the month, they must still pay out if the bank is committed। पैसा देना ही पड़ेगा आपको अगर कमिटमेंट दे रखा है तो। Exporter can only collect under a LC, letter of, if they present exactly the required document। They will not able to do this if they have not sent the good by air and the credit required। अरे गुड्स ही नहीं भेजा तो वो मिलेगा ही नहीं। बात ठीक है? द नीड टू इंसिस्ट पेमेंट इन अ कन्वर्टेबल करेंसी, ये भी बात बता ही दिया, वो तैयार ही नहीं हो रहा। वो आप, अरे बीच में हुआ था ना, इंडिया ने कह दिया भाई आप पेट्रोल तभी लेंगे जब रुपए में पैसा लोगे, बट तैयार ही नहीं हो रहा, तो ये भी एक रिस्क है ही। सो इंट्रोडक्टरी पॉइंट फ्रॉम अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। Many company trade in foreign currency, either buying from abroad in a foreign currency or denominating sale to export customer in a if। इसलिए मैं चैप्टर 13 पहले पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। इफ सो दे माइट नीड टू बाय फॉरेन करेंसी टू पे अ सप्लायर, कन्वर्ट फॉरेन करेंसी रिसिप्ट फ्रॉम। पैसा देना भी पड़ेगा और जब पैसा आएगा तो उसको कन्वर्ट भी करना
पड़ेगा। Like domestic trade, foreign trade is arranged on credit term. Company usually know in advance what foreign currency they will need to pay out and what currency they will be receiving. Foreign exchange risk arises in these situation. इसलिए बच्चों बार बार वही बात पढ़ेगा तो आपको लगेगा क्या है, कैसे क्या होता होगा। ये चैप्टर 13 पढ़ लेंगे इसके बाद तो समझ में अच्छा आ जाएगा ये चैप्टर, ये टॉपिक यानी ये टॉपिक में वापस आप एक बार रिवाइज करेंगे चैप्टर 13 पढ़ने के बाद। If a company has to obtain foreign currency at a future date to make a payment, there is a risk that the cost of buying the currency will rise if the exchange rate move and the currency strengthen in value. ये सब बकवास अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं। समझ गए क्यों? अरे भाई मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं। आप सबने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा हुआ है। सीधा सा लॉजिक समझो, अगर मैंने कोई गुड्स बेचा है और मैंने कहा मैं फॉरेन करेंसी में पैसा लूंगा, और अगर फॉरेन करेंसी जो $1 85 रुपीस का था, वो $1 अगर 87 का हो गया तो मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर वो 83 का हो गया तो मुझे नुकसान होगा। अगर मैंने गुड्स खरीदा है, गुड्स बेचा है तो, क्योंकि पैसा डॉलर में आएगा, तो डॉलर अगर मजबूत हुआ, अच्छा डॉलर मजबूत कब होगा? 85 से 87 हो गया। रुपया मजबूत कब होगा? जब 85 से 83 हो गया। याद रखोगे? बस अब क्लियर है पॉइंट। ऐसी सप्लाईज के लिए उल्टा हो जाएगा। सप्लाईज के लिए चलिए अब पढ़ा रहा हूं आपको फोरफिटिंग। क्या चीज? फोरफिटिंग क्या है? वन मेथड ऑफ डूइंग, किस चीज को? मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब आप फॉरेन में कोई भी ट्रेड करते हो तो उसको मैनेज करने के लिए एक नया तरीका और आता है, फोरफिटिंग। क्या चीज? ये पढ़ लेते हैं। फोरफिटिंग इन्वॉल्व द परचेज ऑफ फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेलर बाय अ फोरफिटर। नाम है बंदे का। अरे जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा था, फैक्टर, वैसे भी यहां क्या आ जाता है? फोरफिटर। खत्म। The forfeiter takes on all of the credit risk from the transaction without recourse, and therefore the forfeiter purchase the receivable from the seller at a discount. समझ गए क्या होता है forfeiter? The purchase receivable become a form of debt instrument, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। पैसा तो पक्का है, आना ही है, बट लेकिन 100 की जगह 90 80 आएगा। हाँ या ना? खत्म। फोरफिटिंग समझ में आ गया? The non-recourse side of the transaction makes this an attractive arrangement. सही बात है ना? तो भले पैसा ज्यादा लग रहा है, आप तो फोरफिट करके बेचो, डूबा तो उसकी जिम्मेदारी। तो अपने तो बेचते ही टेंशन फ्री, मालूम है भैया 30 दिन बाद पैसा आना है, पूरा आना है। इसलिए फोरफिटिंग हमेशा विदाउट रिकोर्स ही होती है। क्या होती है? फोरफिटिंग, बट उसकी कॉस्ट हाई होगी। क्या होगी? अच्छी बात समझ में आ गई आपको? फोरफिटिंग इज यूजुअली अवेलेबल फॉर लार्ज रिसीवेबल अमाउंट, यूजुअली $250,000 से ज्यादा पर, एंड ऑल्सो इज ओनली फॉर मेजर कन्वर्टेबल। सब पे नहीं होती है, कुछ करेंसीज पर ही होती है। इट इज यूजुअली ओनली अवेलेबल फॉर मीडियम टर्म और लॉन्गर ट्रांजेक्शन। खत्म। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ, जब कभी भी आप कोई गुड्स खरीदने जाते, बेचने जाते, सॉरी, मैं अगर खरीदना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, तो सामने वाला कस्टमर, सॉरी सप्लायर, जो मुझे माल बेच रहा है, उसको रिस्क है किस चीज की? तो हम हमारे बैंक से एलसी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेटर ऑफ, कि हम बैंक हमारे बिहाफ पर एक एलसी इशू कर देता है, और क्या कहता है, उस सामने वाले कस्टमर के बैंकर को गारंटी दे देता है कि ये पैसा आ जाएगा। ये जो एलसी इशू होती है ना, इसके अगेंस्ट में हमको सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। बिना उसके एलसी इशू बैंक भी नहीं कर। अरे बैंक गारंटी होती है ना जैसे, वैसे एलसी होती है।
This is a further way of reducing the investment in foreign account receivable and can give a business a risk-free method of securing payment for goods or services. अच्छा, एलसी दोनों तरह की होती है. लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों तरह का होता है, रिसीवेबल में भी होता है और पेबल्स में भी होता है. रिसीवेबल मांग लेते हैं, पेबल में हमें देना पड़ता है. हाँ या ना? There are a number of steps in arranging a letter of credit. पहला, both parties set the term for sale of. The purchaser requests their bank to issue a letter of credit in favor of. ये बोला था ना मैंने, परचेजर इशू करवाएगा. अगर हम खरीद रहे तो हम इशू करवाएंगे, हम बेच रहे तो हम सामने वाले को बोलेंगे तू इशू करवा के दे. ठीक है. द लेटर ऑफ क्रेडिट इशू टू द सेलर्स बैंक. किसको दी जाती है? हमने अगर खरीदा है तो सामने वाले को, हमने अगर बेचा है तो हमें मिलेगी. हाँ या ना? Goods are dispatched to the customer and the shipping documentation is sent to the purchaser बैंक को देते हैं. किसको देते हैं? कस्टमर को नहीं देते. उसके पास पहुंचता है, फिर गुड्स छूटता है जब वो पैसे रिलीज कर देता है. The bank then issue a banker's acceptance. The seller can either hold the banker acceptance until maturity or sell it on the money market at a discounted value. I hope समझ में आ गई एलसी. बस इतना ही, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. काउंटर ट्रेडिंग वर्ड समझ रहे हो? काउंटर ट्रेडिंग क्या होता है? तुमसे खरीद लूं, तुमको ही बेच दूं. एक्सचेंज. क्या चीज? Exchange. In a counter trade arrangement, goods or services are exchanged for other goods or services instead for cash. The benefit of counter trading include the fact that it facilitates conservation of foreign currency and can help a business enter foreign market that it may not otherwise be. आपके पास फॉरेन करेंसी देने को है नहीं, या आपको कोई देना चाह नहीं रहा है, तो आप काउंटर ट्रेडिंग कर लो. इस हाथ ले, उस हाथ दे. तो जनरली क्या होता है, हम कुछ ऐसा ग्रुप बना लेते हैं आपस में कि भाई 3-4 लोगों ने मिलकर के देखा, तेरे को एक्सपोर्ट करना है, तुझे इंपोर्ट करना है, तो एक पूरी वो बना ली. ठीक, कार्टेल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? उसको कार्टेल बोलते हैं. या तो खुद ही कर लो या कार्टेल बना के काम कर लो. बट डिसएडवांटेज तो है. The main disadvantage of counter trading is that value of the good or service received in exchange may be uncertain, especially if the good being exchanged experience size volatility. Other disadvantage of counter trade include complex negotiation and logistic issues, particularly if a counter trade deal involve more than 2 party. समझ गए? मैंने कहा ना 2 पार्टी ज्यादा भी हो सकती हैं, तो फिर दिक्कत आती है. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पढ़वा दिया मैंने आपको, पढ़वा दिया ना. एक्सपोर्ट फैक्टरिंग बता दिया मैंने आपको. अदर कंसिडरेशन, द परचेजर में बी एबल टू गेट अ लोकल बैंक टू गारंटी पेमेंट टू द एक्सपोर्टर. सबका खर्चा लगता है. क्या लगता है? खर्चा. जनरल पॉलिसी फॉर फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल. नन ऑफ द मेथड डिटेल अबव वुड अलाउ द सेलिंग कंपनी टू एस्केप फ्रॉम द बेसिक फैक्ट दैट क्रेडिट शुड ओनली बी गिवन टू कस्टमर हु आर क्रेडिट वर्दी. समझ गए? A seller should insist that any payment is made in a convertible currency and in a form of the customer authority will permit to become effective as a remittance to the seller. This may mean, for example, that the seller will be subject to clearance under exchange control or any import regulation. खत्म. हाँ जी, TYU 7 पढ़ना. In order to improve operational cash flow, indicate whether a company would need to increase or decrease their receivable balance and payable balance. एक बात बताओ, कैश फ्लो बढ़ाना है तो रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ाओगे या घटाओगे? कैश फ्लो बढ़ाना है, घटाएंगे. और पेबल का बढ़ाएंगे. ऑप्शन कौन सा? डी, डिक्रीज एंड इंक्रीज. TYU 8 देखो. Akina company usually takes to collect its debt from. It has just issued an to take your company for $100 and offer a cash discount of if payment is made within. What is the effective analyzed cost of discount?
पहले कितना था 2 महीने, अब कितना कर दिया 1 महीना, तो कितना हो गया नंबर ऑफ पीरियड 1, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो जाएंगे 12, अरे 12/1, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दो बार दबाए तो क्या हो गया ये डिवाइड 8। हाँ जी बच्चों, नंबर ऑफ पीरियड कितने हो जाएंगे 12/2 -1, 2 महीने से 1 महीना, तो 1 महीना कम हो गया। अरे ये क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 -1, यार गड़बड़ है इसके साथ। ऐसा क्यों करता है यार, गजब कर रहा है यार। हाँ जी होम जनरल कर दें क्या, नंबर 12 डिवाइडेड बाय 2 -1, ये क्या आ रहा है चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना आ गया 12। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ लो, कितना डिस्काउंट था 2%, 2, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 98 पावर 12 -1, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 98 पावर 12 -1, 27.43। तो सबसे नियरेस्ट आंसर चेक कर लेंगे, अरे वाह 27.4%। चलें आगे। 9th, द मेन आस्पेक्ट ऑफ डेब्ट फैक्टरिंग, मेन आस्पेक्ट ऑफ डेब्ट फैक्टरिंग include administration of the client invoicing, sales, accounting and debt collecting service, हाँ, making payment to the client in advance of collecting the debt, हाँ जी, थर्ड क्रेडिट प्रोटेक्शन व्हेन द सर्विस इज, हाँ हाँ, क्रेडिट नॉन रिकोर्स का मतलब पैसा आपका डूबेगा नहीं, तो आपका क्रेडिट प्रोटेक्शन हो गया ना। तो 1 2 3 ये तो तीनों ही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। TYU 10, which of the following statement concerning invoice discounting, क्या बोला, आर ट्रू। इनवॉइस डिस्काउंटिंग याद आ गया ना आपको, पहला इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज द परचेज ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ इनवॉइस
of trade debt at a discount. वापस पढ़ना एक बार. Invoice discounting is the purchase of selection of invoices. हाँ, ब्रैकेट में ये लिखा है ना, by the provider of the discounting services. Selection of invoices of trade debts at a discount. बिल्कुल. अगला. Second, with confidential discounting, the client's customers are unaware that the business is using. हाँ, बिल्कुल. 1 भी है और 2 भी है. Third, the invoice discounter does not take over the administration of client sales ledger. True. वो लेजर नहीं लेता, वो तो फैक्टरिंग में लेता है. तो आंसर क्या हो गया? TYU 11. Which of the following statement concerning receivable management is incorrect? एक्चुअली ध्यान से पढ़ा करो. इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है. तो आप करेक्ट वाले हटा दो, एक ही बचेगा जो क्या होगा? इनकरेक्ट. क्रेडिट लिमिट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली. हाँ, ट्रेड रिसीवेबल में हमको क्रेडिट लिमिट हमेशा रिव्यू करनी चाहिए. क्रेडिट एनालिसिस डिपेंड ऑन द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ट्रेड रेफरेंस. हाँ, एक बात बताओ, क्रेडिट एनालिसिस जब आप करते हो कि किसको माल बेचना है, किसको नहीं बेचना है, ठीक, वो ट्रेड रेफरेंस वगैरह मिलेंगे तभी तो आप दोगे ना. Delaying payment of invoice is likely to make receivable management more effective. ये गलत हो गया यार. हाँ यार, delaying payment of invoice is likely to make receivable management more effective, less effective. Longer term credit may increase revenue but also increase the risk of bad debt. हाँ, तो आंसर क्या था? सी. चैप्टर खत्म हो गया इतनी जल्दी? आज उम्मीद नहीं थी मेरे को. So that's all for this chapter. कल हम क्या लेंगे? Chapter 13. Okay. So that's all for the day. Thank you.